हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फिजिक्स, जो कि क्लास 11th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। टॉपिक का नेम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी के कारण कितना एक्सेलरेशन होता है, किस जगह कितना होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, कब होगा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं आज मैं इस लेक्चर में इसको क्लियर करूँगी। ओके, सो सबसे पहले previously to start the topic, before they start the topic, I will discuss about the earth। अर्थ जो है वो हमारी एक उसको कंसीडर करते हैं कि जो हमारी अर्थ है इस ऐसे बनी है कि वो डिफरेंट टाइप्स डिफरेंट शेल्स से डिफरेंट सेल्स नंबर ऑफ शेल्स से डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स से हमारी जो अर्थ है वो बनी हुई है, और उन्हीं शेल्स में से कंसीडर करते हैं। और एक शेल्स को कुछ इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ये सरफेस के पास में है शेल्स। एक शेल्स को ऐसे कंसीडर करते हैं कि वो हमारा शेल्स जो होगा अर्थ के सेंटर के पास में होगा। जो अर्थ के सेंटर के पास में होगा उसका जो भी रेडियस होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट रेडियस होगा। जो भी ऑन द सरफेस होगा उसका उस सेल्स का जो भी रेडियस होगा वो लार्जेस्ट रेडियस होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इसी में कि जो हमारी अर्थ है, अर्थ का जो मास है वो एक सेंटर पर क्या है, कंसंट्रेटेड है। मतलब ये हमारा कंसंट्रेशन जिससे जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स हैं उनका जो मास है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारे जो अर्थ की ग्रेविटी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है, बिल्कुल उसी तरह से। ओके, फिर इसके बाद में जो हमारा पॉइंट है टोटल मास ऑफ द शेल्स कंबाइन इज जस्ट द मास ऑफ द अर्थ। कैसे? टोटल मास ऑफ द सेल्स, जो भी हमारे सभी शेल्स का जो भी टोटल मास होगा वो एक कंबाइन होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्थ के मास की तरह, पूरा उसी में से कंबाइंड होता है। नेक्स्ट है फॉर अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ। हम क्या करेंगे, जब हमें अर्थ के अंदर कोई एक पॉइंट है वहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिचुएशन हमारी कैसी हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। एक सिचुएशन, एक फार्मूला हर एक कंडीशन के लिए डिफरेंट हो जाता है। एक फार्मूला किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए ही होता है फिजिक्स में। ओके, जैसे जैसे कंडीशंस वेरी करेगी फार्मूला वेरी करने लगता है। ठीक है, इसलिए हमें कंडीशंस का विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है। हम लेट्स करते हैं कि जो भी हमारी अर्थ है, अर्थ का जो आउटर शेल्स है, आउटर सेल्स का रेडियस लार्जेस्ट होगा, और जो सेल्स हमारे अर्थ के सेंटर्स के नियर है, नियरेस्ट है, उसका रेडियस स्मॉलेस्ट होगा। ओके, इसका सेंटर हमारा O है, ये हमारा एक स्मॉलेस्ट सेल्स है। एक हमारा जो है जो कि लार्जेस्ट सेल्स है, जो लार्जेस्ट सेल्स है वो हमारा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। स्मॉलेस्ट सेल्स का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, और जो लार्जेस्ट सेल्स का जो भी रेडियस है वो हमारा कैपिटल R है। ओके, और स्मॉलेस्ट सेल्स का जो मास है वो m है, स्मॉल m है, और जो हमारा लार्जेस्ट सेल्स का जो मास है वो हमारा me, सफिक्स में e, कैपिटल M सफिक्स में e, ये डिनोट करता है मास ऑफ द अर्थ। ओके, ये हमारा हो गया फिगर। ओके, किस तरह से अब इसमें हमारा एक्सेलरेशन होगा, किसके कारण, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। ओके, सो फर्स्टली हमें ये भी पता है कि जो ये हमारा P पॉइंट है, मान लेते हैं कि जो भी हमारा अर्थ सरफेस है नियर द मीन्स कह सकते हैं इनसाइड द अर्थ सरफेस कोई एक पॉइंट P है जिसका नेम है P, और इस पॉइंट पर हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना आता है हम इस फार्मूले से जानेंगे। हमें ये भी वी शुड नो दैट अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कैपिटल G
ME अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यही है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी, मान लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है, लेट दैट वी कंसीडर our earth is uniformly density, मीन्स जो हमारी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। और ऐसे हम लेट्स कर रहे हैं कि जो भी हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली सारे जगह पर जो डेंसिटी है वो सेम है। ओके, सो डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। और जो ये इसका फॉर्मूला होता है वो मास ऑफ द अर्थ, किसके रिलेशन में, मास ऑफ द अर्थ और डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है वो डिफाइन कर रहे हैं। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल्स टू 4πRe³ रो अपॉन 3। ये हमारा रिलेशन होता है। इस वैल्यू को हम इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीन्स दैट ME की जो ही वैल्यू है हम इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कुछ इस तरह से आता है। F इक्वल्स टू G स्मॉल m, क्या आई थी वैल्यू, 4πRe³ अपॉन 3। और m, ये हमारी MA की वैल्यू हो गई, और 1 अपॉन R² ये वाला। ओके, इसके बाद में हम ले रहे हैं यहाँ पर अपने वाले रेशो में, अपने वाले मतलब स्मॉल सर्कल्स, जो भी स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल सेल्स है, इसका जो भी रेडियस है वो स्मॉल r है, इसलिए हम इसकी जगह स्मॉल r पुटअप करेंगे। ओके, जब हम स्मॉल r यहाँ पुटअप करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाले स्मॉल r को हम यहाँ पर इसको ट्रेवल कर देते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा r³। फिर ये वाला जो है हमारा पोर्शन वो हमारा एम्प्टी हो जाता है। मीन्स दैट अब इसको हमें इस तरह से फुलफिल करना है कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या बन जाए, ME बन जाए। क्या बन जाए, ME बन जाए। ME बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, RE³ अपॉन RE³ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये हमारा क्या बन गया, अब यही तो हमारा हो गया 4πRe³, और ये रो हो गया, क्या हो गया, रो हो गया। और यही हमारी होती है वैल्यू किसकी, 4πRe³ अपॉन 3, यही तो हो गया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करेंगे, इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दिया, फिर इसके बाद हम बात करेंगे तो ये हमारा कुछ इसकी जगह ME राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं, स्मॉल m कैपिटल ME अपॉन RE³, ये राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। और इस r से ये r कैंसिल हो गया तो कुछ इस तरह से बचा, और ये रो है। क्लियर, ये हमारा रो है। आई होप दैट आपको समझ आ रहा होगा। और इसके बाद में अगर हम कंसीडर इस तरह से करें कि जो भी हमारी ये वैल्यू है, मीन्स दैट जो ये वैल्यू है, जो हमारी स्मॉल स्फीयर की जो रेडियस है, स्मॉल सेल्स की जो रेडियस है, वो हमारे बड़े वाले सेल्स की, लार्जर वाले सेल्स की रेडियस के इक्वल है। मीन्स दैट स्मॉल सेल्स का जो रेडियस है वो मास ऑफ जो अर्थ की जो भी रेडियस है उसके इक्वल है, कंसीडर करते हैं, ऐसा इमेजिन कर लेते हैं। इफ़ स्मॉल r इक्वल्स टू RE, तब फार्मूला हमारा क्या वेरी होके आता है, तब हमारा फार्मूला आ जाता है G स्मॉल ME अपॉन RE³ की जगह, ये इस कैपिटल RE³ है, इसकी जगह हम रख देते हैं स्मॉल r। ओके, R³ हो जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है। फिर इस r से इस r को कैंसिल कर देते हैं तो नीचे हमारा फार्मूला कितना कुछ बचेगा, हमारा फार्मूला कुछ इस तरह से बचेगा, G स्मॉल m ब्रैकेट में ME रो अपॉन R²। ये फार्मूला हमारा बचा। ठीक है, और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
ऐसा नहीं है कि आप लोग बस इसको लर्न कर लें और ओके हो जाएं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को लर्न ही करना पड़ेगा किसी भी तरह, ठीक है। और मैंने समझा दिया है, मेरे को आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं ऐसा आशा करती हूँ। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इसी में जो भी है एक्सेलरेशन। ये तो हमारा आ गया फोर्स, कितना फोर्स लगेगा किस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, किसके रेस्पेक्ट में लगेगा, किसके रेस्पेक्ट, ग्रेविटेशन, ठीक है, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, किसके रिलेशन में, डेंसिटी के रिलेशन में, ओके। नेक्स्ट है हमारा इसी में, इसी पॉइंट पे हमारा नेक्स्ट है कि जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो स्टेट्स करते हैं, न्यूटन्स जी स्टेट्स करते हैं सेकेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेकेंड्स लॉ ऑफ न्यूटन्स, F equals to mg, okay, mg means F equals to mg. Here g is the gravity of the earth, okay, and m is the mass of the earth and F is the force, okay, means gravitational force. So g equals to F upon m. अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू आई है उसी को इसमें पुटअप कर देना है। तो हमें f की वैल्यू कितनी पुटअप करनी है, f की वैल्यू यही तो आई है, g स्मॉल m कैपिटल इन m रो अपॉन r स्क्वायर, ओके। ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, f की वैल्यू हो गई, नीचे m, ये m नीचे आएगा, m से m कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी g की वैल्यू कितनी आएगी, g एम ई रो हो अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, किसकी फाइनल वैल्यू आ गई, ये हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, ओके। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमारी रेडियस ऑफ द अर्थ से किस तरह से रिलेट करती है, आपको मार्क करना होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि जो भी हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की डेंसिटी से किस तरह से रिलेट करती है, तो आपको मार्क करना होगा कि अर्थ की डेंसिटी से जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों, जी हमारा रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। नेक्स्ट है इसी में कि जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटी, एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी, ओके। नेक्स्ट है हमारा मास ऑफ द अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी। सो यहाँ से आपके 4 पॉइंट्स क्लियर हुए इस फार्मूले से। इसके बाद में न्यूटन्स के सेकेंड लॉज का लॉ का मॉडिफाई करके हमने ये फार्मूला गेटअप किया। फर्स्टली हमने ये फार्मूला गेटअप किया था, फाइंड हो गया। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स के लिए भी क्रैश कोर्स है जो रेडी हो चुका है और बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे प्रीवियसली आस्किंग क्वेश्चंस हैं, जो भी आस्क हो चुके हैं और उनकी ऐसे क्वेश्चंस हैं कुछ जो कि अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स में जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि आस्किंग की, तो सारे क्वेश्चन की सेटअप और सीरीज़ रेडी हो चुकी है और बहुत ही जल्द आने वाली है। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपनी क्वेरी के लिए आप लोग कभी कमेंट कर सकते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप लोग जो भी टॉपिक हैं उनको नहीं समझ आ रहा है तो उनको क्विट ऑन करें, नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक टॉपिक को हमें उतनी ही वेटेज लेके चलना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता है, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट वगैरह पढ़ लेते हैं, बट ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हो सकता है कि जो हम रेट के कर गए हों, जो हमें लग रहा हो इम्पोर्टेंट है, बट वहाँ से क्वेश्चन आए, इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा वेटेज देना होता है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें में हमें बहुत ही फोकस करना होता है, ठीक है। तो हमारा सिर्फ प्रिंसिपल यही है कि जो भी टॉपिक्स क्लियर हों, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अराइज हों, हम उन क्वेश्चनों को ईजिली कर सकें, ठीक है। तो फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि स्टडी बहुत ही बेस्ट, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो फाइनली एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी रेडी होना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।